हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज हम हमारा न्यूज़पेपर 26 जून 2025 शुरू करेंगे ये सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी व्हाई यू शुड फॉलो दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ ओएसिस एडुजोन, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स रिलेट करके पढ़ाते हैं। आपको स्टैटिक पता है, करंट अफेयर्स भी पता है, बट বিং বিগিনাৰ ইটো কোৰিলেট কেনেকুৱা কৰিব লাগে, কানেক্ট কেনেকুৱা কৰিব লাগে, হয়তো আপোনালোকে সেইটো ইগনোৰ কৰি দিয়ে বিং আ বিগিনাৰ। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা আপুনি এইটো শিকিব পাৰিব, আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব যে আমি কেনেকুৱা নিউজ পেপাৰৰ পৰা मैक्सिमम बेनिफिट ল'ব পাৰো। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे आपको मिलती है। ऑल्सो मेंस रिलेटेड जो कीवर्ड्स होती है, जो हम कंक्लूजन इंट्रो में लिख सकते हैं, ठीक है, फिर एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, फिर एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि मेंस में ना जो कीवर्ड्स एग्जाम्पल आप अच्छे वाले देते हो ना, तो आपकी एक्स्ट्रा 1-2 मार्क्स जो आती है उससे काफी आपकी रैंक डिसाइड होती है। ऑल्सो वंस यू क्लियर प्रीलिम्स, आपको ऐसा नहीं कि मेंस के लिए फिर से मोटी मैगजीन उठानी पड़े। डे 1 से आप के साथ मैं हूं, क्योंकि आप रेलिवेंसी के साथ रेलिवेंट जो है न्यूज़पेपर में वो आप पढ़ो, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ाई करोगे आप स्टैटिक एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ, जैसे ही आप PYQ सॉल्व करोगे ना, आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन 80% ऑफ करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस आते हैं उनका बैकग्राउंड होता है स्टैटिक। सो इफ योर स्टैटिक इज स्ट्रांग, देन करंट अफेयर्स भी होगा। एंड ये विथ प्रैक्टिस ही हम जानते हैं, सीखते हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से पहले ही बता दे रही हूँ, ताकि आप कुछ गलतियों को ना दोहराओ एंड शुरुआत से एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर सको। ऑल्सो दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस वी आर कीपिंग इट इन हिंदी। लास्ट ईयर आप जाकर देख लेना, हमने ये SMS में भी करी थी, बट कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, ठीक है, जो हमारे असम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ दूसरी लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को हिंदी ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल समझ आती है। तो हमारा सोल इंटेंशन इज अबाउट मैक्सिमम बेनिफिट्स टूवर्ड्स मैक्सिमम एस्पिरेंट, ताकि हर एस्पिरेंट तक असम ट्रिब्यून की न्यूज़पेपर पहुंचे। ठीक है, तो क्योंकि वी आर मेकिंग बोथ फॉर UPSC एंड APSC, असम के सारे स्टूडेंट को सिर्फ APSC नहीं UPSC भी क्रैक करना है, तो इस पर्पस के लिए वी आर कीपिंग इट अ कॉमन लैंग्वेज। फिर भी कुछ सजेशन होगा जरूर से आप दीजिए, वी विल अप्रिशिएट इट एंड वी अप्रिशिएट इट हमेशा। ठीक है, तो चलिए आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर। ठीक है, तो ये है कि फर्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो है वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन असम टी एक्सपोर्ट। तो ये तो हो गई न्यूज़ की हेडलाइन। रेलिवेंट क्या है हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, ताकि आप नोट्स जो अपने लिखते हो उसी सेक्टर में जाके उसी पेज में जाके आप नोट डाउन कर सको। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ लिखती हूँ, अदरवाइज ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये आप अगर एस्पिरेंट रह चुके 1-2 साल तो आपको इतनी रेलिवेंट लगेगी नहीं ये चीज़, बट बिगिनर के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चन कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, सिलेबस से कनेक्ट हो भी रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो अब जो पहला न्यूज़ है इसमें ये कहता है कि देखो, हम सबको पता है कि ईरान एंड इसराइल की टेंशन चल रही है, राइट। तो अभी इससे क्या होगा कि असम की जो टी एक्सपोर्ट है वो घट रही है। क्यों क्यों घटेगी? क्योंकि शटडाउन्स हो रहे हैं ना, ट्रेड, अब एक जगह पे वॉर हो रही है तो बहुत सारी चीजें शटडाउन हो चुकी है। उनका एयरबेस भी शटडाउन हो चुका था, हमने तो वो रिक्वेस्ट करके फिर अपना ऑपरेशन सिंधु चलाया, तो फिर हम इवैक्यूएट कर पाए, राइट। तो ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड। तो पेमेंट इशू, बैंकिंग रेस्ट्रिक्शन, लॉजिस्टिक ब्लॉकेजेस, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। तो इसके चलते हमारा जो टी एक्सपोर्ट है वो डिसरप्ट हो सकता है। तो ऐसा कुछ डर हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है अमॉन्ग द एक्सपोर्टर्स, राइट। तो ये तो हो गया आम जनता की न्यूज़, ठीक है, ये कॉमन सेंस न्यूज़ है, हम सबको पता है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली चीज़ें टी सेक्टर हमने लास्ट वीक न्यूज़पेपर में कवर किया है, इसलिए मैं सेम चीज़ रिपीट करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। आप वहाँ से रिवाइज कीजिए, आपने नोट्स में लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आज से शुरू कर दीजिए, आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो this is the fact that is Assam is largest tea producing state, largest, याद रखना, contributing 50% of national tea output, ओके। और इसकी मेजर हम कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? ईरान, UAE, रशिया, UK, US।
ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ दूसरा न्यूजीलैंड आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऐसा नहीं, मेजर एक्सपोर्ट अगर आता है, ये कीवर्ड सारे ध्यान रखना, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक्सपोर्ट तो करते हैं लेकिन ये गवर्न कुछ तो बॉडी के अंडर होती है, मिनिस्ट्री, जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। यस, गवर्न कौन करता है? बाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया, अंडर कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट रिसीव सपोर्ट बाय RODTPE और EGC, कुछ स्कीम होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा हमें मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दी जाती है, सपोर्ट मिलता है। तो इसी के चलते ये थोड़ा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। RODTPP, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन exported products, ठीक है। मीन्स इट कंपेंसेट एक्सपोर्टर्स फॉर एम्बेडेड टैक्सेस नॉट रिफंडेड थ्रू अदर स्कीम, ठीक है। बस ये बेसिक आइडिया रखना, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो आपको याद रखना होगा, ओके ये एक्सपोर्टर्स को कंपेंसेट करता है, ताकि उनका जो रिफंड नहीं आया हो दूसरे स्कीम के थ्रू, तो उसमें वो कंपेंसेट कर देता है, ऐसा कुछ स्कीम होगा, ठीक है। बस उतना याद रखना, सिंपल तरीके से याद रखो, ज्यादा रट्टा मारने की ये सब तो जरूरी है नहीं। देन टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या करता है? ऑब्वियसली अगेन कॉमन सेंस, प्रमोट्स प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टी। तो अगर कहता है एग्जाम में कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया ओनली एक्सपोर्ट देखता है, तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट प्रमोट्स प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन टू। हमारे मेजर टी पोर्ट्स इंडिया कौन से है जहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं वाया दैट पोर्ट्स के थ्रू? कोलकाता, हल्दिया, कोचीन एंड चेन्नई, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप नोट डाउन कर लेना, बिकॉज टी बोर्ड, टी से रिलेटेड प्रीवियस है क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत इन यूपीएससी एंड एपीएससी, ठीक है। एंड इसी के बेस में एमसीक्यू है, सॉल्व जरूर से करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। देन हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, त्रिपुरा सीएम वॉइस कंसर्न ऑफ स्टेट बीइंग यूज्ड एज ड्रग कॉरिडोर। देखो, त्रिपुरा के जो सीएम है उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को यूज किया जाता है एज ए ड्रग ट्रांजिट पॉइंट, मतलब म्यांमार से बहुत ज्यादा इंडिया में ड्रग्स आता है वाया त्रिपुरा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हमने तो बहुत सारे कैंपेन्स चलाए थे, एंटी ड्रग कैंपेन चलाए थे, वगैरह वगैरह बहुत किया था, फिर भी ये सब तो हो रहा है। इन्होंने इसलिए यूनियन गवर्नमेंट से भी कहा कि थोड़ा सा बॉर्डर सर्विलेंस बढ़ा दीजिए। और आपको अगर याद है बीएसएफ, कल हमने देखा था ना कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के देख रेख कौन करता है? बीएसएफ। तो उनको भी कहा कि आप भी आइए, उनके साथ कर भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही है, तो ये एक इशू है। तो ये हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में ये टॉपिक सीधा है, तो ये आप कोट कर सकते हो, या डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन राइट अबाउट इट। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि त्रिपुरा में ही क्यों? क्योंकि त्रिपुरा जो है ना बांग्लादेश के साथ लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, अराउंड 56 किलोमीटर, दैट इज त्रिपुरा का 85% जो लैंड बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। तो ऑब्वियसली ऑल्सो त्रिपुरा, और एक रीजन है, इट्स रिलेटेड, इट्स क्लोज टू गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्री? म्यांमार, ठीक है, देन लाओस, देन थाईलैंड, इसके सामने है। और ये गोल्डन ट्रायंगल एरिया क्यों हिट है, मीन्स क्यों, इसके क्लोज होने पे क्या डर होता है या क्या हमें लॉस होता है? बिकॉज दिस रीजन इज वन ऑफ द ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया, लार्जेस्ट, वर्ल्ड की ना लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो वहां से इजीली म्यांमार से ऑब्वियसली बॉर्डर इतनी ज्यादा हम शेयर करते हैं, क्लोज है ये जगह से, तो बहुत सारी ड्रग हमारे त्रिपुरा से होकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के थ्रू इंडिया में सप्लाई होती है। तो दिस इज द रीजन त्रिपुरा क्यों वनरेबल है। तो अब जान लेते एग्जाम परस्पेक्टिव से कि नार्को टेररिज्म है क्या? इट्स अ यूज ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग टू फंड टेररिस्ट एंड इंसर्जेंट एक्टिविटीज, ठीक है। ड्रग्स के द्वारा जो पैसे, ड्रग ट्रैफिकिंग के द्वारा जो हम टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं, स्पेशली अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको ही नार्को टेररिज्म हम कहते हैं। क्योंकि ड्रग्स से आए हुए पैसे हम टेररिस्ट को दे रहे हैं या फंडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नार्को टेररिज्म, ठीक है। अब एक्ट देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड नार्कोटिक्स को कंट्रोल कौन सा एक्ट करता है, दैट इज एनडीपीएस एक्ट 1985। क्या क्या करता है? अलाउ सीजर, देन पनिशमेंट, रिहेबिलिटेशन मेजर्स। और ऑल्सो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 37 है जो कहता है कि इतनी आसानी से तो आपको बेल नहीं मिलेगा, तो इट एम्पावर्स स्ट्रिंजेंट बेल डिनाइल फॉर सीरियस नार्कोटिक ऑफेंस, ठीक है। तो ये सेक्शन 37 याद रखना, एग्जाम में कभी ये स्टेट पीसीएस में ये सब चीजों में थोड़ा घुमाते हैं कि सेक्शन 25 दे देंगे, तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि 30s में तो कुछ था, ठीक है। देन
हमारा जो ड्रग लॉ एनफोर्समेंट बॉडी कंट्री की कौन सी है, दैट इज एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, याद रहेगा। एंड देन बॉर्डर मैनेजमेंट टूल्स, कैसे बॉर्डर को मैनेज करते हैं, ये तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आप अगर बिगिनर हो तो आप थोड़ा सा आइडिया हो सके, एंड मेंस में आप आंसर में इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जो भी आए थोड़ा सा ये पॉइंट आप दे सको कि हाँ बॉर्डर मैनेजमेंट हम करते हैं, कैसे करते हैं, सीलिंग, बॉर्डर को सील करते हैं, स्मार्ट फेंसिंग करते हैं, हमने कहा था कि बीएसएफ डिप्लॉयमेंट करते हैं, सर्विलिंग टैक्स, ड्रोन, सीसीटीवी वगैरह, ये सब तो ये तो कॉमन सेंस है, बट आपको बताने का रीजन यही है कि मेंस में इसी तरह की चीजें आपको लिखनी होती है। अगर लिखने का टाइम नहीं है कभी कभी तो ऐसे स्पोक बना दो, ये डायग्राम बना दिया, तो बॉर्डर मैनेजमेंट टूल्स लिख दिया इसके अंदर गोले के अंदर, और यहाँ पे लिख देना कि सीलिंग करना, देन स्मार्ट फेंसिंग, यहाँ पे एक, यहाँ पे सर्विलेंस, ड्रोन, सीसीटीवी का, तो ऐसे डायग्राम भी आप बना सकते हो, ठीक है। एंटी ड्रग कैंपेन इन नॉर्थ ईस्ट, ड्रग ड्रग के खिलाफ कैंपेन हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, उसको ऑपरेशन मुक्ति, ताकि हम स्कूल ड्रॉप आउट को, स्कूल के बच्चे को ड्रग एडिक्शन से रोक सके। तो इट वाज एन एंटी ड्रग कैंपेन, कहाँ पे, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, ऑपरेशन मुक्ति। तो इसी बेस में एक एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है एरी फार्मिंग ब्रिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड टू कोहिमा वुमेन। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे कोहिमा है नागालैंड में, ठीक है, वहां पे दो औरतों ने किया क्या क्या, उन्होंने एरी फार्मिंग को, एरी फार्मिंग के थ्रू अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को दिया, एंड बाकी वुमेन को भी उन्होंने नॉलेज दिया, माइक्रो एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम एक सेटअप किया, ठीक है, एंड इंडिजिनियस नॉलेज, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को गौर में रखते हुए उन्होंने ये प्रोसेस किया। कैसे, तो देखो ऐसे, क्योंकि देखो एरी सिल्क जो होता है जिसे हम कहते हैं अहिंसा सिल्क, इस प्रोडक्शन में ना सिल्क वर्म को मारा नहीं जाता, एंड दैट्स व्हाई इट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबल स्टेप, राइट। तो ये इंडिजिनियस टू नॉर्थ ईस्ट है, स्पेशली कहाँ पाया जाता है, असम, नागालैंड, मेघालय। और इस एरी सिल्क को अहिंसा सिल्क तो कहते ही है, साथ में एनडी एंड इरानडी सिल्क भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर एरी सिल्क नहीं आके इरानडी, एनडी या फिर अहिंसा आ जाए तो सेम ही चीज है, ठीक है। और इस सिल्क वर्म का जो फूड प्लांट है वो कौन सा है, दैट इज कैस्टर प्लांट। तो मुलबेरी सिल्क बनाते वक्त सिल्कवर्म्स को मारा जाता है, बट एरी सिल्क में it does not kill the silkworm, ये मारते नहीं है, and that's why it's sustainable, ठीक है। एंड इसलिए उनको कहा गया है कि इट्स, दे आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब क्या है कि दैट आर रेजिलियंट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस, एंड एरी फार्मिंग वैसा ही है। तो जीएस3 एनवायरमेंट में आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हो, इट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, ठीक है। तो इसी रिलेटेड जो हम ये सिल्क वर्म्स को रेयर करते हैं टू प्रोड्यूस सिल्क, जो भी मलबरी हो, इरी हो, मुगा हो, तसार सिल्क हो, कुछ भी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। कभी आ सकता है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है, किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ ही सकता है। इंडिया की लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, असम, नहीं, कर्नाटक, ओवरऑल कर्नाटक है। और असम कौन से सिल्क में टॉप है, एरी एंड मुगा, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, या इंटरव्यू में भी कभी पूछ ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एस एग्जाम्पल लिख सकते हो, और ये फैक्ट फॉर प्रीलिम्स लिख सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करो, इसी बेसिस पे एक एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज है ट्रेनिंग प्रोग्राम एट पक्के टाइगर रिजर्व। कि देखो कोई भी जानवर है टाइगर रिजर्व, वहां पे सबसे बड़ा इशू क्या होता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, पोचिंग होता है, राइट। फिर लोग कुछ भी मीन्स बहुत सारे कर लेते हैं जिससे उनकी हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि a training program was recently held in this tiger reserve aimed at capacity building of forest guard, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ये हम जानेंगे क्या होता है, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक्स हम यूज कर सके, जीपीएस कैमरा ट्रैप्स, ताकि हम सब पता चल रहे टेक्नोलॉजी की मदद से। और इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ एनटीसीए एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एफर्ट टू स्ट्रेंथन ग्राउंड लेवल प्रोटेक्शन। तो ये तो चलो हम उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सारे स्टेप ले रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैंने यहाँ पे मेंस कीवर्ड लिखा है। मेंस कीवर्ड इज जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आंसर
डिस्कस करते वक्त कंक्लूजन एंड इंट्रो में हमें कुछ कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जो अगर एग्जामिनर की नज़र में पड़े तो उनको लगेगा आप पढ़े हुए इंसान हो, एडिटोरियल अप्रोच पढ़ते हो, आपकी वोकेबुलरी अच्छी है। देखो बहुत लोग ना यूपीएससी एपीएससी प्रिपेयर करने के लिए वोकेबुलरी की किताब खरीदने लगते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है। एंड इसलिए बोला जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, बट ठीक है आपके पास टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो भी कीवर्ड्स है यहाँ पे दे रही हूँ, ताकि सीसेट में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मीनिंग पूछ लेते हैं एपीएससी में, नॉट यूपीएससी में, तो भी आपकी मदद हो जाएगी। एंड ऑल्सो अब मेंस में ऐसे लिखोगे कि वी शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग नॉलेज, वो तो सब लिखेंगे। वी शुड फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग so that we can strengthen the training knowledge and skills of ह्यूमन रिसोर्स, ऐसा कुछ लिखोगे तो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्ड्स रखोगे तो एग्जामिनर को पता होगा ना कि यू आर हैविंग ए रिच वोकेबुलरी। तो लिमिटेड चीजों से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग होता क्या है कि रेफर्स टू इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथनिंग थ्रू, किसके हम स्ट्रेंथन, हम अपने रिसोर्स को, अपने को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, थ्रू ट्रेनिंग नॉलेज स्किल्स इसेंशियल फॉर इफेक्टिव इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। तो यही हमने न्यूज में देखा है कि यही करना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड और स्टाफ जो है उनकी भी स्ट्रेंथनिंग हो थ्रू प्रॉपर नॉलेज स्किल, तभी तो वो देख रेख अच्छा कर पाएंगे ना। फिर और एक है कि इको डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एन अप्रोच टू कंबाइन बायोडिवर्सिटी कन्वर्सेशन कंजर्वेशन विद लोकल कम्युनिटी। अब देखो एग्जाम में लिखोगे कि हाँ लोकल कम्युनिटी को हम एंगेज करेंगे बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन, ये तो हर कोई लिख रहा है, जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है 95% ऑफ एस्पिरेंट्स ये लिखेंगे। बट अगर आप ये करोगे वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इको डेवलपमेंट, तो ये टर्म थोड़ा ना सोफिस्टिकेटेड एस्थेटिक आजकल की भाषा में है ना दिखता है, तो ऐसा लिखो इको डेवलपमेंट वेयर वी विल फोकस ऑन कंजर्वेशन विद लोकल कम्युनिटी। तो लिखोगे तो आपकी वोकेबुलरी दिखेगी, अगेन यू विल हैव एटलीस्ट एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स सी, सही वो भी काम तो करेगा ना। तो इको डेवलपमेंट इसी मतलब क्या है, जो हम बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करते हैं लोगों की मदद से, दैट इज लोकल, वहां पे जो रहते हैं ट्राइबल्स हो या लोकल कम्युनिटी, उनके मदद से हम जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम इको डेवलपमेंट कहते हैं। एंड इसलिए इको डेवलपमेंट कमेटी भी होता है, दैट इज मैकेनिज्म फॉर लोकल पीपल पार्टिसिपेशन। क्योंकि अभी जो भी कुछ भी आप ऐसा नहीं कि खुद से कर लो, तो एक कमेटी होना चाहिए जो लोकल पीपल पार्टिसिपेशन इन रिजर्व मैनेजमेंट, वो भी ताकि हम देख रेख कर सके, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे न्यूज में कि अब मेंस रिलेटेड। अब बाकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्टैटिक का आप निकालना ये वाली टॉपिक एनवायरनमेंट की किताब में, फिर यहाँ पे नोट डाउन, ये ऑलरेडी लिखा होगा हर किताब में होगा ये, बट नहीं है तो वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कौन से प्रोजेक्ट के अंडर हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कौन सा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। और ये जो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। और क्या स्पेशलिटी है, हॉर्नबिल कंजर्वेशन एंड बहुत सारी रिच एंड फ्लोरा फोना है, क्योंकि ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है, एंड ईस्टर्न हिमालय है तो ऑब्वियसली फ्लोरा एंड फोना तो रिच होगा। और हॉर्नबिल कंजर्वेशन, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। एंड ये डिक्लेयर कब हुआ था टाइगर रिजर्व, इन 2002। ये तो चलो ठीक है, बट ये सारी फैक्ट्स, ये तो फैक्ट्स जरूर याद रखना, ये बुक में भी है आपका। तो अभी ये देखो ये एग्जाम में आ गया तो आप कहोगे मैम ये तो करंट अफेयर्स है, मैं भी बताऊंगी हाँ हमारे करंट अफेयर्स ये आया था। तो देखो बेस इज स्टैटिक ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि करंट अफेयर्स तो है, बट करंट अफेयर्स का 80% चीजें स्टैटिक होता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर्स छोड़ दो, अभी आप बोलोगे कि मैम तब तो हम स्टैटिक ही पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स क्यों पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ के टाइम वेस्ट हो रहा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। नहीं, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, स्टैटिक भी आपको पढ़ना है, तभी इन दोनों का कनेक्शन आप समझ पाओगे। क्योंकि ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स नहीं निकालना है, आपको मेंस भी क्लियर करना है, साथ में इंटरव्यू भी क्लियर करना है, एंड सबसे बड़ी बात उसके बाद आपको एक स्टेट चलानी है या फिर डिस्ट्रिक्ट चलानी है, जो भी यूपीएससी करो या एपीएससी, राइट। तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा न्यूज है पार्थेनियम इरेडिक्शन कैंपेन इन नौगांव। तो ये एक आईएस है, आईएस क्या, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, इन्वेसिव एलियन स्पाइसेस स्पीशीज, ठीक है। तो आईएएस, तो ये नौगांव में, ये हम बताएंगे, चलिए पहले देख ही लेते हैं क्या है, ठीक है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, एलियन की हाँ बाहर से ही आया होगा। तो ये ट्रॉपिकल अमेरिका में पाया जाता है, ये तो ये इसको और भी किस नाम से हम जानते हैं, कांग्रेस ग्रास या गाजर घास, ठीक है। तो व्हीट जो इंपोर्ट होती है, हम जो इंपोर्ट करते हैं वहां से ये
इंपोर्ट के साथ ये भी हमारे पास आ गया कुरियरों के, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये देखो हमारी इकोसिस्टम के नेटिव नहीं है। मतलब मान लो ये आपका घर है, ठीक है, और ये दूसरी जगह है, ये यहाँ पे रहता था, इसे आपके बारे में, आपके क्लाइमेट, कुछ भी चीजें पता नहीं है, तो ये आपके पता ही नहीं है, इसको तो एलियन है, इसको कुछ, वो जादू देखी थी ना हमने मूवी में, उसको पता ही नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको कुछ नॉलेज ही नहीं, इसके पास ना अपना दिमाग है ना दिल है, हार्टलेस माइंडलेस इंसान है मान लो। तो ये आप यहाँ पे रह रहे हो हार्ट विथ, मतलब दिल जिसके पास है, दिमाग जिनके पास है, वैसे इंसानों के साथ आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो यहाँ की नेटिव तो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हार्म भी करेगा, बट इसकी क्या है, इसमें कुछ फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है, इसका काम ही है, क्योंकि इसके पास दिमाग एंड दिल है नहीं। तो ये यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये तो पूरा हार्म करेगा इन्वायरमेंटल, लेकिन इसको इफेक्ट किसको होगा, आप ही को होगा ना, क्योंकि आपको तो, आपके पास दिमाग भी है दिल भी है, आप देख रहे हो कि ये पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसका तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि इसके पास दिल दिमाग है नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से याद रखो कि ऐसे कुछ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आ जाते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होते, बट आके पूरा तहस नहस कर देते हैं, एंड इसलिए उनको कंट्रोल करना जरूरी है, आ गए तो उनको कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज हमारा क्रॉप एग्रीकल्चर ओवरऑल बहुत सारी इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये मैनेज किसके अंडर होता है, मैनेज अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, एंड पार्थेनियम इज लिस्टेड बाय आईयूसीएन अमंग वर्ल्ड 100 वर्स्ट, मतलब सबसे वर्स्ट, जो सबसे गंदी 100 जो होती है ना, आईएस मीन्स दूसरा मत सोचना, ये स्पीशीज, तो ये 100 में से एक है। हम बोलते हैं ना 10 बुरे लोगों में से एक, ये वन ऑफ देम, तो ये भी वन ऑफ देम वैसा ही है, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है, देखो लोगों में भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स लाता है, एलर्जीज, एस्थमा, डर्मेटिटिस लाता है, ठीक है। फिर ये रिड्यूस क्रॉप यील्ड, ऑब्वियसली खा जाएगा क्रॉप्स के जो भी, बायोडाइवर्सिटी को हार्म करता है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी को ये हैम्पर करता है, तो ये इसके कुछ निगेटिविटी है, ये निगेटिव ही है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, सोचने की क्षमता है नहीं। तो हम क्या क्या करते हैं कि मैकेनिकल रिमूवल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये जो जाइग्रोमा बाइकोलोट बाइकोलोरेटा बिटल, ठीक है, तो ये बस नाम याद रखो, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कि ये ऐसा कुछ दिख जाए तो ये रिलेटेड टू कि हम एलियन स्पीशीज को दूर करने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। इट फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ पार्थेनियम, ताकि उसे हम डिस्ट्रॉय कर सके, एंड केमिकल हार्बिसाइड्स एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन तो करते ही है, ठीक है। एंड ये सारी जो एरिडिक्शन मेजर्स होते हैं, नेशनल इन्वेसिव एरिडिक्शन प्रोग्राम एग्जिस्ट अंडर किसके, आईसीएआर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है। तो यही हो रहा है कि नौगांव डिस्ट्रिक्ट में यही कैंपेन चलाई जा रही है कि इनका एरिडिक्शन हम कर सके, हर जगह रोड साइड एरिया, गवर्नमेंट ऑफिस, ग्रेजिंग लैंड, स्कूल कंपाउंड, ठीक है। ऑल्सो लोकल कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स भी गाइड कर रहे हैं, ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा ये पार्थेनियम है, एंड इनको हम एडिक्शन कर सके। तो इसी बेस पे एक एमसीक्यू है, इसे जरूर से सॉल्व करना। नेक्स्ट न्यूज है फॉर्मेशन ऑफ राभा डेवलपमेंट काउंसिल इन असम। देखो न्यूज में ये है कि, एक सेकेंड, कि द राभा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैव वेलकम द असम गवर्नमेंट डिसीजन टू फॉर्म राभा डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। ये उनका फॉर्म किया गया, क्यों, ताकि उनका सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट हो, ठीक है, एंड स्पेशली नॉट लिविंग इन सिक्स शेड्यूल, ये मैं पढ़ाती हूँ आपको, पहले आप न्यूज देख लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ताकि उनको ग्रेटर, उनका डिमांड था कि उनको ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एंड उनको वेलफेयर मेजर्स उनको भी फोकस करे, ठीक है। तो इसीलिए उनके लैंग्वेज, क्राफ्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज, उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा उन्हीं कम्युनिटी को एक फॉर्म किया गया, दैट इज राभा डेवलपमेंट काउंसिल। तो अब तो पहले जान लेते हैं कि ये जो ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल है ये क्यों करते हैं हम। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, याद रखना, एंड इट्स ए स्टेट क्रिएटेड बॉडी, स्टेट क्रिएट करता है ताकि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब नॉट कवर्ड बाय सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो आप रिवाइज कर लेना जाके, क्योंकि रिवीजन आपका काम है, एग्जाम आपको देना है। तो देखो अंडर सिक्स शेड्यूल हम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स के बारे में बोलते हैं। तो जो ट्राइबल यहाँ पे नहीं है उनके डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्राइबल, उनके लिए हम बनाते हैं टीडीसी, दैट इज ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल,
राइट। एंड ये क्या होता है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। कौन बनाता है, सेंटर नहीं, स्टेट क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला ये हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट काउंसिल ये पहला है, नहीं। बोरो, तिवा, मिसिंग, सोनवाल, कछारी, देवरी, इनके लिए पहले से है, ऑलरेडी हैव डेवलपमेंट काउंसिल। तो सिक्स शेड्यूल वही है कि ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट के बारे में, एप्लीकेबल टू ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट है, प्रोवाइडिंग फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कल हमने पढ़ा था, आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो राभा है, राभा डोमिनेटेड एरिया है, इन सिक्स शेड्यूल के प्रोव्यू से आउटसाइड, मतलब ये बाहर ही रहते हैं, तो इनके लिए प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना, क्योंकि इनको इनके अंडर नहीं हुआ है, तो इनके अंडर नहीं है, तो इनके लिए भी वेलफेयर हम कर सकते हैं, टीडीसी। ठीक है, तो वही किया। तो इसी न्यूज के साथ राभा ट्राइब ये क्या है, शेड्यूल, रिकॉग्नाइज शेड्यूल ट्राइब इन कहाँ पे, असम। प्राइमरी कहाँ पे पाए जाते हैं, कामरूप, ग्वालपाड़ा, बक्सा, दरंग, कोकराझार। And they have a very rich culture heritage, unique language and customs. So that's defines our diversity. कितनी अच्छी चीजें, कितनी अच्छी कल्चर हमें जानने को मिलती है हर जगह से, राइट। तो इसी न्यूज के ऊपर और एक आर्टिकल आपको जानना चाहिए, दैट इज 275। वो क्या कहता है कि ग्रांट सेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ एसटीज एंड रेज एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल। तो शेड्यूल एरिया में जो शेड्यूल एरिया में जो शेड्यूल ट्राइब के लिए हम वेलफेयर प्रमोट करते हैं, ये सारी चीजें फंडिंग वगैरह कहाँ से आती है, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 275। और ये कुछ फैक्ट है कि राबा हसोंग ऑटोनोमस काउंसिल एक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट वो लिमिटेड एरिया कवर करता है। ठीक है, एंड ये जो आरडीसी है, दैट इज राभा डेवलपमेंटल काउंसिल, इज फॉर नॉन आरएसी जोन, मतलब आरएसी तो है, देखो, आई होप आपको ये समझ ही आ गया होगा, आरएचएसी जोन है, बट यहाँ पे बहुत सारे, दैट इज राभा लोगों कम्युनिटी को एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स ये जो जोन है ये फोकस करता है लिमिटेड एरिया पे, तो जो एरिया इनके अंडर नहीं है वही हमने उनको दिया, दैट इज राभा डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर। और राभा ट्राइब प्रैक्टिस बोथ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, नोन एज नोन फॉर उनके वहाँ फेस्टिवल बाइको फेस्टिवल। तो बाइको फेस्टिवल कौन से कम्युनिटी ट्राइब से रिलेटेड है, तो आप राभा कम्युनिटी मैच द फॉलोइंग या कुछ, तो वो टिक करना, इसी बेसिस पे एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। अब हमारा मिसलेनियस जो फैक्ट है आज का, वो हम देख लेते हैं। मैंने कहा था कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट कुछ फैक्ट्स होता है, वो आ जाता है कभी एलिमिनेशन करने में। जो स्टेटमेंट होता है ना कि हाँ ये अगर एक पता होता तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो दैट फॉर दैट एक पॉइंट कुछ फैक्ट्स होते हैं, जब जब होते हैं मैं आपको बता दूंगी, जब नहीं होगा तो कैसे ही बताऊं। एंड वो अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। तो ब्लैक बॉक्स आपको पता है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स मिला, सबको पता है। तो वो उनकी उसके बारे में थोड़ा हमें जानना होता है कि इट्स एक्चुअली ब्लैक कलर नहीं है, इसका कलर ओरिजिनल में ऑरेंज है फॉर द विजिबिलिटी। ठीक है, ऑरेंज कलर दूर से दिखता है ना। देन इट कंप्राइजेस टू मेन डिवाइस, दो डिवाइस है, एक है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो क्या करता है, टेक्निकल फ्लाइट पैरामीटर रिकॉर्ड करता है, एंड एक है सीवीआर, दैट इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो केविन क्रू मेंबर्स या एम्बियंट साउंड जो एक्सीडेंट के वक्त हुआ था वो भी हम जान सकते हैं, केविन क्रू मेंबर ने कुछ बातें बोली हो तो वो भी सुन सकते हैं थ्रू सीवीआर। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाई इम्पैक्ट क्रैशेस इतने तक ये विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, हाइट रेजिस्टेंट, इतना हीट ये सह कर सकता है फॉर 1 आवर, दैट इज 1100 डिग्री सेल्सियस। वाटर एंड प्रेशर रेजिस्टेंट होता है, तो ये थोड़ा याद रखना, कभी साइंस एंड टेक में आ सकता है। इसका फंक्शन क्या होता है, पोस्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली अभी अहमदाबाद क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि हमें कन्वर्सेशन सुनाई दे, क्या हुआ था आखिरकार, है ना। एविएशन सेफ्टी के लिए भी इसे यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर क्रैश ताकि हम क्या करें, प्रिवेंट कर सके। लीगल एंड रेगुलेटरी यूज के लिए भी कर सकते हैं कि जो अभी एक्सीडेंट हुआ तो लीगल यूज में रेगुलेशन के लिए भी हम इसकी मदद लेते हैं। तो दीज आर सम कॉमन सेंस बेस्ड फंक्शन। ठीक है, हैंडल किसके द्वारा किया जाता है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एएआईबी। कौन सी मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन ऑब्वियसली। ये इंडिया में ये जो ब्लैक बॉक्स है डिकोडेड इंडिया में भी किया जाता है। ठीक है, दैट इज डीजीसीए एंड एआईबी से किया जाता है, बट कभी कभी मैन्युफैक्चरर्स को भी भेजा जाता है, बोइंग एयरबस, टू स्पेशलाइज लेयर कहाँ पे, फ्रांस और यूएसए में भी भेजा जाता है अगर हाईली डैमेज हुआ, अदरवाइज इंडिया में भी हम डिकोड कर ही लेते हैं। तो ये एक फैक्ट था, तो यू शुड नो इट। ठीक है, इंडियन ऑयल के बारे में था, वो हमने देखो कुछ न्यूज है ना, जैसे ग्वालपारा के एनक्रोचमेंट, फिर
आपके ओएनजीसी का लीकेज वाला न्यूज, फिर और भी बहुत सारी ऐसे कुछ न्यूज है जो हर दिन आ रहा है। ठीक है, कामाख्या के अम्बुबाची आज भी एक न्यूज पेपर में था। तो ऐसी जो न्यूज है वो ऑलरेडी हमने कवर किया है। तो ऑलरेडी जो किया है, यहाँ पे मैं आपका टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आई हूँ। एक्स्ट्रा है तो मैं बोल दूंगी, नहीं है तो हो सकता है अभी हम आठ आठ न्यूज है, कभी होगा कुछ नहीं है, पूरा रिपीटेटिव है तो मैं 4 न्यूज ही लाऊंगी। आई वोंट वेस्ट योर टाइम। आप खुद रिवाइज करो, इसलिए मैं नोट फॉर्मेट में क्यों दे रही हूँ, एक ही पेज में सब कुछ क्यों दे रही हूँ इतने छोटे छोटे, क्योंकि ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर डिजिटल नोट्स बना रहे हो, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो, तो सीधा सीधी आप टू द पॉइंट चीजें लिख सको, वरना इतना हाईलाइट ये सब इतनी डेकोरेशन की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट और एक आज न्यूज में फैक्ट था, सॉरी इंडियन ऑयल के बारे में फैक्ट था, तो वो तो मैंने बता दिया था, बट फिर भी ये वाला देख लो। इससे महारत्ना पीएसयू, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये ऑलरेडी किया हुआ है, बट ठीक है मैंने आज दे दिया कि शायद ना दिया हो। सीएसआर ये हमने कल पढ़ा था, राइट, कि कॉर्पोरेट सोशल अंडर कंपनीज एक्ट, कुछ कंपनीज, एलिजिबल कंपनीज को ये मैंडेटरी होती है कि वो इस चीज के लिए भी खर्चा करे, सोसाइटी के लिए भी, कल देखा था ना न्यूज़पेपर में। तो उसमें क्या कहता है, तो ये वाली चीजें मैंने नहीं दी थी कि एलिजिबल कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल होती है, तो ये मैंने आज इसलिए बता दिया। इसलिए देखो क्रोनोलॉजी होती है, हर दिन न्यूज हर कुछ कवर होगा, आप बस पेशेंस रखो एंड करते जाओ। ठीक है, एक चीज फॉलो करो, वर कंपनीज नेटवर्थ, जिसकी नेटवर्थ कंपनी की 500 करोड़ से ज्यादा या इक्वल टू होगी, टर्नओवर, या टर्नओवर उसकी इक्वल टू 1000 करोड़, या नेट प्रॉफिट इक्वल टू मोर देन 5 करोड़। ठीक है, तो 5000 एंड 500 ये याद रखना। मस्ट स्पेंड 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन सीएसआर। ठीक है, इसलिए कल हमने देखा था ना कौन सी टी ब्रांड वाली, टी एंड वेलनेस ब्रांड वाली कंपनी अनप्रिविलेज के एडुकेशन के लिए खर्चा कर रहा है, दैट इज अंडर 2% ऑफ हिज और हर एवरेज नेट प्रॉफिट, तो वो तो सीएसआर के लिए जाएगा। मेघालय की न्यूज आ रही है, ये मेघालय रिलेटेड जो भी केस है वो हमने देखा है 2 दिन न्यूज़पेपर में, जो जो आया था एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। आज ये एक चीज जान लो, कभी आ जाता है फैक्ट्स में, एलिमिनेशन के लिए हेल्प हो सकता है इन एपीएससी। मेघालय वाज कप्ट आउट ऑफ असम कौन से ईयर में, 1972। ठीक है, एंड उसके बाद कॉलोनियल मैप की वजह से डिस्प्यूट तो होगा, देखो वो तो होना ही है। तो ये आपको जानना है, अगर बाउंड्री एमओयू ये आता है किससे रिलेटेड, तो इट इज साइन बाय चीफ मिनिस्टर्स हिमंत विश्व शर्मा असम के एंड कॉनरेड संगमा दैट इज मेघालय के, एंड 36% ऑफ डिस्प्यूटेड एरियाज रिजॉल्व तो हुए। तो बाउंड्री एमओयू आता है तो ये बिटवीन असम एंड मेघालय याद रखना। और मेघालय शेयर कितना किलोमीटर बाउंड्री, 884 किलोमीटर विद असम, एंड कुछ स्ट्रेचेस जो अभी भी डिस्प्यूटेड है, पर्टिकुलरली बाड़ा एरिया, तो बाड़ा एरिया का नाम जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, लंगफी, हाहिम, माइखुली, कांधोली, तो ये सारी कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज है अभी भी। ठीक है, तो बस फॉर योर बेसिक आइडिया। अब हमारा आज का लास्ट जो न्यूज है वो एडिटोरियल है, जहाँ पे हम देखते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, ताकि आप इसी फैक्ट से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सको, राइट। तो आज का जो न्यूज है वो क्या कहता है, ये आर्टिकल जो क्या है कि हमारे जो असम में फ्रेगमेंटेड इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना, उसे यूनिफाई करना है, कि हाँ चारों जगह पे फैला हुआ है तो उसे एक ही जगह पे लाओ। ठीक है, ताकि हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना सके। इससे क्या इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, है ना, डिजास्टर की प्रिपेयरनेस भी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, राइट। तो अब ये मैं मेंस फॉर्मेट में आपको फैक्ट्स दे रही हूँ ताकि आप आंसर राइटिंग करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, मेंस आंसर राइटिंग, व्हाई, व्हाट, हाउ, ऐसे फॉर्मेट में ही मैक्सिमम चीजें चलता है। तो ये वाई सिग्निफिकेंस क्या है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का असम में। सबसे पहली बात देखो, 30 लाख पीपल असम में रिवरन एरिया में रहते हैं। ऑल्सो एक्सेस टू मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल्स ये भी देगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ेगी तो यही देगा ना, बेसिक कॉमन सेंस। लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट, फ्लड प्रोन जोन में घटेगी प्रेशर, कि हाँ फ्लड आया हुआ है तो यू कैन यूज दिस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, प्रेशर बढ़ेगी ना। देखो आपके पास सब्सटीट्यूट होता है तो एक चीज में प्रेशर कम होता है ना, आपके पास घर पे 3 रूम है, 3 रूम में आप बांट कर रखोगे ना सामान, एक रूम होगा तो एक ही रूम में रश होगा, तो वैसे ही सोच लो। ठीक है, इट्स पोटेंशियल फॉर इको टूरिज्म, वाटर बेस्ड ट्रेड, सस्टेनेबल जॉब्स। ऑब्वियसली कॉमन सेंस डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस न्यूज़पेपर आर्टिकल से आपके लिए बता दिया, सेग्रीगेट करके थोड़ा सा मेंस आंसर फॉर्मेट में। अब चैलेंजेस क्या क्या है, देखो ब्रह्मपुत्र स्पेसिफिक ट्रेनिंग ना फेरी ऑपरेशन के लिए है नहीं। ठीक है,
जो मेरीन कंसल्टेंट है उसके द्वारा हम कंसल्टेशन एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उनको ब्रह्मपुत्र स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज हमें चाहिए। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो रखा है, वही 4 सेपरेट बॉडी मैनेज कर रहा है। कौन कौन? दैट इज IWT डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बॉडी, असम इनलैंड वाटरवे कंपनी ऑपरेशनल है, और एक है असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सोसाइटी टेक्निकल एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ असम। एंड हर चीज इनका फंक्शन कंफ्यूज, डुप्लीकेटेड एफर्ट्स, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ये बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेटेड करना है। और क्या आता, मैन पावर शॉर्टेज, ऑब्वियसली ऑफिस सेंट्रिक है, कंसल्टेंसी पे चल रहा है, अपना विजडम है नहीं, फील्ड विजडम बहुत के पास है नहीं, जॉब इनसिक्योरिटी है, इसलिए स्टाफ भी डिमोटिवेटेड रहते हैं। आपके काम में अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, आप डिमोटिवेशन ही तो होगा ना। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती नहीं, अगर होती तो फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल भी हम कर पाते। तो देखो, मैंने कल एक आपको कहा था कि इफ यू नो द चैलेंजेस यू कैन सजेस्ट द वे फॉरवर्ड। तो वही है कि देखो, वे फॉरवर्ड क्या है, यही आर्टिकल में यही डिस्कस किया कि सजेस्टेड रिफॉर्म की मर्ज कर दो चारों को, ताकि एक वन एम्पावर्ड अथॉरिटी हम बना सके। और एक क्या पढ़ा था हमने, स्टाफ की कमी, तो एक्सपर्टाइज, लोकल नेविगेशन एक्सपर्टाइज, जिसको रियल टाइम फील्ड एक्सपीरियंस हो ब्रह्मपुत्र नेविगेशन का, उनको रिक्रूट करो, है ना। देखो, चैलेंजेस से ही सोल्यूशन निकलता है। फिर इंटीग्रेटेड चैनल मैनेजमेंट एक बनाओ, ताकि हम इरोजन कंट्रोल कर सके, डाटा ड्राइवन फेरी शेड्यूल्स बनाओ, रियल टाइमिंग हम ट्रैक कर सके, टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हैं। और वही कोऑर्डिनेशन करो डिजास्टर एंड वाटर मैनेजमेंट रिसोर्स, ताकि हम फ्लड कंट्रोल कर सके, इरोजन कंट्रोल कर सके, राइट। एंड कॉस्ट को रेशनलाइज, ताकि हम ये सारी चीज रूरल मोबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म के लिए अच्छे से और भी यूज कर सके। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कर नहीं रहा है। तो अभी तक क्या क्या किया हुआ है कि मॉडर्न स्टील कैटामरन्स इंट्रोड्यूस हो चुकी है, फेरी टर्मिनल्स अपग्रेड हो रही है, और फोकस ऑलरेडी सेफ्टी रेगुलेशन में भी दिया जा रहा है। तो साथ में आपको पॉजिटिव भी थोड़ा लिखना है कि हाँ चलो, ये चैलेंजेस तो है, बट गवर्नमेंट ये कर रहा है, और फिर हम ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो दैट इज, ये आपका व्हाट हो गया, ये आपका वाई हो गया कि चैलेंजेस, अभी हाउ ये भी हो गया, और अब तक क्या किया ये भी हो गया, एंड फिर आप एक कंक्लूजन लिख दो अच्छे से, तो हो गया ना आपका अच्छा एक आंसर। तो आज का न्यूज़पेपर एनालाइसिस हम इसी के साथ एंड करते हैं। ঠিক আছে, তো আমি আশা কৰোঁ আপুনি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটোৰ পৰা বেনিফিট আপোনাৰ হৈ আছে। আপুনি ষ্টেটিকৰ লগত ষ্টেটিকটো পঢ়ি যাব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই আপোনাক ইয়াতে পঢ়াই আছোঁ। আৰু চাওক, লেছ ইজ মৰত ফ'কাছ কৰিব, বিকজ চিলেবাছ ইজ ভাষ্ট। আপুনি এইটো নাভাবিব যে গোটেই কমপ্লিট চিলেবাছ কমপ্লিট কৰাৰ পাছতেই আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িম বা ৰিভিজন কৰিম, নহয়। ৰিভিজন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইট শুড ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম ডে ওৱান। এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইকাৰণে মই কৈছোঁ, আপুনি যদি নিজৰ পৰা নিউজ পেপাৰ পঢ়িব গ'লে হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমান ভালদৰে বুজি নাপালে হয় যে কোনটো এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা, বিং আ বিগিনাৰ। ঠিক আছে, মই বিগিনাৰৰ কথা কৈ আছোঁ, এইকাৰণে মই ইয়াতে চিলেবাছ ৰেলিভেণ্ট আপোনাৰ কোনটো হয় এইটো দি আছোঁ। ঠিক আছে, আৰু টু দ্য পইণ্ট যোনটো ৰেলিভেণ্ট হয়, এনেই মই ইয়াতে আপোনাৰ PDF মানে আপোনাৰ এইটো ভিডিঅ'টো বহাবৰ কাৰণে, কণ্টেণ্ট বহাবৰ কাৰণে মই যি টি নিউজ দিয়া নাই। ঠিক আছে, নিউজ পেপাৰত বহুত নিউজ থাকে, বাট এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যোনটো 80% চান্স থাকে, মই সেইখিনি দি আছোঁ। 20%টো লাইফত চব বস্তুৱে আনচাৰ্টেইন থাকে, উই কাণ্ট এজিউম ডেট। ঠিক আছে, তো আপুনি ষ্টেটিকটো ভালদৰে পঢ়ি যাব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আপুনি OASIS এডুজনৰ পৰা फॉलो करी যাব। एंड आई विल आस्क यू अगेन, अपनी 1 वीक कारण, अब 1 वीक के लिए ये न्यूज़पेपर एनालिसिस को जरूर फॉलो करना, एंड फिर देखना, তেতিয়া আপুনি গম পাব আপোনাৰ ষ্টেটিকৰ লগত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো কিমান ষ্ট্ৰং হৈ গৈ আছে। তেতিয়া আপুনি যদি ধৰক এইটো ভিডিঅ' যদি যোনে দেখি আছে, যোনে চাই আছে এইটো, তো সিহঁতে যদি ADRE প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা ভাবি আছে উই আৰ নট ৱৰ্দি ইনাফ ফৰ APSC, মই APSC UPSC কৰিব নোৱাৰো, চোৱা, আপুনি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰক, 1 वीक আপুনি এইটো দিয়ক এইটোত। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপুনি গম পাব ষ্টেটিক আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনাৰ কিমান ষ্ট্ৰং, দেন ইউ উইল হেভ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড কনফিডেন্স টু ক্ৰেক APSC। যদি বেলেগে দিব পাৰে, আপুনি কিয় দিব নোৱাৰে? আপুনিও দিব পাৰিব, আপোনাৰ তাত চব ৰিচোৰ্চেছ আছে। আমি ইয়াতে ফ্ৰী অফ কষ্ট ইমানখিনি বস্তু আনি দিছোঁ, কোৱালিটি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে চব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মাৰ্কেটত বহুত আছে, বহুতখিনি আপুনি পঢ়িব পাৰিব। ইয়াতে যদি আপুনি 8টা টপিক পঢ়িছে, বেলেগ আপুনি ইউটিউব চেনেলৰ পঢ়ক, আপুনি তাতে 15টা টপিকো পাব এদিনত। কিন্তু আপুনি সেইটো চাব লাগিব যে 15টাটো মই পঢ়িম, কিন্তু ফাইনেলি গৈ যদি মোৰ 2000 টপিক থাকে, 2000 টপিকৰ পৰা যদি 20টাই আহি আছে, মোৰ কি লাভ? মোৰটোতো বেয়া হৈয়ে আছে, ষ্ট্ৰেছ এংজাইটি হ'ব, প্ৰিলিমছত 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আপোনাৰ কাট অফ ৰৈ যাব।
আৰু যদি মই 100টা পঢ়ো, 100টাৰ পৰা যদি মোৰ 40টা কমন পঢ়ি আছে, তো লাভ কোনটোত হয়? 100টা পঢ়ি 40টা আহি আছে, তো go for less and go for quality। and ইয়াতে মই নিজে কৈ আছো যে I will make sure quality study আপোনাৰ হওক, ঠিক আছে? বাকী আপোনাৰ পঢ়াৰ ওপৰত কথা। মই ইয়াতে static limited দি আছো, ইয়াতে মই গোটেই static কিতাপৰ পৰা ইয়াতে copy paste কৰি দিব নোৱাৰো, and মই নিদিও, সেইটো আপুনি কিতাপত নিজে গৈ চাব, ठीक है। अब खुद जाकर देखना किताब में। मैं यहाँ पे वही कह रही हूँ कि स्टैटिक से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपको नहीं दे रही हूँ किताब से, वो आप खुद जाके बुक में देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट जितनी जरूरत है करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से वही दिया। स्टैटिक खोलो, ऐड करो, कुछ एड ऑन्स मैंने यहाँ पे दिया है, बाकी आप रिवाइज करो ताकि करंट के साथ स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने लिए कमेंट कीजिएगा MCQ, ताकि प्रैक्टिस होती रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ती रहे, एंड आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाओ, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।